नमस्कार शोधार्थियों। क्योंकि कहना ज़रूरी है चैनल यूट्यूब सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में मैं सुप्रसिद्ध दोहाकार, लोकप्रिय गीतकार और प्रतिष्ठित कवि, शायर, नुक्कड़ नाटकों के सफल रंगकर्मी, समीक्षक, संपादक श्री नरेश शांडिल्य जी के साथ हूँ। शोधार्थियों, समकालीन हिंदी दोहा लेखन में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, बल्कि ये एक तरह की ऐसी विधा है जिसको दूर दूर तक, देश दुनिया तक पहुंचाने का काम नरेश शांडिल्य जी ने किया है। दोहों के आधुनिक कबीर के रूप में ये सुविख्यात हैं और इनकी लोकप्रियता है। नरेश शांडिल्य जी, इनको मैं लंबे अरसे से जानती हूँ। अक्षरम संगोष्ठी पत्रिका के दौरान मेरी इनसे भेंट मुलाकात हुई और लगातार इन्होंने मेरे भीतर की भी कविता की जिजीविषा को, कविता की जीवंतता को, रचनात्मक तेवर और मिजाज को, धार को लगातार ये बढ़ाते रहे और मेरे जुनून को लगातार जगाते रहे। ये लोकप्रिय प्रतिष्ठित कवि होने के साथ साथ, जैसा कि मैंने कहा, दोहाकार के रूप में सुविख्यात हैं, शायर हैं। तरन्नुम में इनसे गज़लें सुनी जा सकती हैं, शायरी सुनी जा सकती है। नुक्कड़ नाट्यकर्मी हैं और तत्कालीन तमाम पत्र पत्रिकाओं में इनकी आलोचना और समीक्षा छपती रही है और ये संपादक भी हैं। काव्य की विभिन्न विधाओं पर नरेश शांडिल्य जी लगातार रच रहे हैं। इनके करीब 7 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिसमें से 3 गीत संग्रह हैं, एक दोहा संग्रह, 2 गजल संग्रह और एक नुक्कड़ नाटक गीत संग्रह शामिल है। गद्य और पद्य को किस तरह से मिलाकर जन समाज के आगे, जन चेतना के लिए, जन जागरण के लिए पेश किया जाता है, ये हमारे आज के इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में नरेश शांडिल्य जी की खूबी है। शोधार्थियों, इन्होंने विभिन्न काव्य विधाओं में भी काम किया है और कुछ विधाओं में भी, जैसे कि गद्य की कुछ विधाएं हैं। इनकी 6 पुस्तकों का कुशल संपादन हो चुका है। ये बहुत सी प्रतिष्ठा और सम्मान और पुरस्कार से पुरस्कृत हैं। प्रमुख सम्मानों में मैं गिनाऊं अगर तो हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार का साहित्यिक कृति सम्मान 1996 में मिला। वातायन, ये लंदन का अंतर्राष्ट्रीय कविता सम्मान है जो 2005 में मिला। कविता का प्रतिष्ठित परंपरा ऋतुराज सम्मान 2010 में। साहित्य का पंडित माधव मिश्र गौरव सम्मान 2021 में। एक फेलोशिप के रूप में नाटकों में गीतों की सार्थकता, इस विषय पर संस्कृति विभाग भारत सरकार की ओर से थिएटर में सीनियर फेलोशिप 1999 से ये सम्मानित हैं। शोधार्थियों, देश विदेश में तमाम कवि सम्मेलन हो, संगोष्ठियां हो, कविता परिचर्चा हो, देश के प्रतिष्ठित तमाम आयोजनों में, चाहे वो लाल किला और श्री राम कवि सम्मेलन हो या अन्य अनेकानेक सम्मेलनों के अतिरिक्त विदेशों में भी इनकी खूब धूम रही है, खूब ख्यात रहे हैं। इंग्लैंड हो, यूके हो, ऐसे तमाम 10 से अधिक प्रमुख शहरों में इन्होंने काव्य पाठ किया है। बैंकॉक, थाईलैंड में, जोहान्सबर्ग में, साउथ अफ्रीका में, अनेक विश्व हिंदी सम्मेलनों, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों में, कवि सम्मेलनों में इन्होंने महत्वपूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी निभाई है। साहित्यिक पत्रकारिता में इनका योगदान है। साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका अक्षरम संगोष्ठी, जिससे मैं भी लंबे समय तक जुड़ी रही, इन्होंने लगभग 12-13 वर्षों तक, 2002 से 2014 तक लगातार कुशल संपादन किया। ये हिंदी सलाहकार समिति भारी उद्योग मंत्रालय के पूर्व सदस्य रहे हैं। हिंदी सलाहकार समिति कृषि मंत्रालय के पूर्व सदस्य रहे हैं। संचालन समिति विवेकानंद कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में भी रहे हैं और सलाहकार सदस्य के रूप में फिल्म सेंसर बोर्ड, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार में रहे हैं। स्वतंत्र लेखन करते हैं और इनकी रचनाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी सुविख्यात हैं। आइए आज हम नरेश शांडिल्य जी की
5 कविताओं के द्वारा शोधार्थियों समकालीन कविता के स्पंदन को चिन्हते हैं, समकालीन कविता की मुठभेड़ किनसे है, और यह कविता अगर जूझ रही है, संघर्ष कर रही है और तमाम पड़ावों को पार कर अपनी मंजिल तक पहुंच रही है, बढ़ रही है, तो इसमें नरेश शांडिल्य जी का क्या योगदान है, इनकी रचनात्मक यात्रा तय करते हैं शोधार्थियों। मेरी पसंद की पहली कविता है आलोचक। जैसा मैंने कहा कि ये गीतकार हैं, दोहाकार हैं, और समाज के भीतर की जो विद्रूपता है, बदसूरती है, उसको बड़ी गहराई से न केवल पकड़ते हैं बल्कि उस पर तंज करते हैं। और एक दूरदर्शी रचनाकार वही होता है जो आर पार बाद की स्थितियों को भी, समय और समाज और देशकाल के बीतने के बाद भी बहुत सारी उन प्रॉब्लम एरियाज को देख लेता है, छू लेता है और आपके आगे चिन्हित करता है। पहली कविता है आलोचक। उसने मेरे पसीने को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे आंसू को पानी कहा, मैं चुप रहा। उसने मेरे खून को पानी कहा, मैं चुप रहा। लेकिन जब उसने अपनी लार को भी लावा कहा, तब मैं चुप नहीं रहा। अपनी कसी हुई मुट्ठियों को और भिजे हुए दांतों के साथ मैं मुड़ा, मुस्कुराया और चल दिया आगे। ये मुड़कर मुस्कुराना और फिर आगे निकल जाना, आगे चल देना, ये लेखक का, रचनाकार का, कवि का प्रतिकार है, प्रतिरोध है, ब्रह्मास्त्र है। ऐसे तमाम बदसूरत चेहरों, बदसूरत नीयतों, बदसूरत आचरण, बदसूरत व्यक्तित्व और चरित्रों के खिलाफ मुहिम है। जब उसने अपनी लार को भी लावा कहा, तब मैंने उसकी शिनाख्त की। मैं उन तमाम उसकी दुस्साहसों में चुप रहा। वो मुझे ताने देता रहा, वो मुझसे अनर्गल बातें करता रहा, मैं चुप रहा। मैंने वह सब कुछ सहा, समाज के लिए निश्चित तौर पर, अपने अपनों के लिए। लेकिन जैसे ही उस विदूषक ने, उस क्या कह सकते हैं, आत्म प्रचारक ने बढ़ चढ़कर अपने लार को लावा कहना, ज्वाला कहना, आग कहना, त्वरा कहना शुरू किया, तब मैं सहन नहीं कर सका। क्योंकि मेरे भीतर का सचेतन प्राणी, मेरे भीतर का सक्रिय सचेत लेखक कवि जाग गया और उसने अनुशासन का पालन किया और उसको मुड़कर विरोध स्वरूप अपनी आग से, अपने तेज से, अपनी आंच से झुलसा दिया। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता, घास काटती औरत। बाग में घास काट रही है एक औरत, पर वैसे नहीं जैसे गोवा के टापू काट रहे हैं छुट्टियां, जैसे संसद के खंबे काट रहे हैं अपना वक्त, जैसे सरकारी फाइलें काट रही हैं एक दूजे की बात। घास बेचकर आज शाम वो जो 20-20 रुपए कमाएगी, उनमें वो एक और दिन काटेगी, जिंदगी का एक और दिन। जैसे लोहे को काटता है लोहा, जैसे पीड़ा को काटती है पीड़ा, जैसे करवट दर करवट रात को काटता है कवि। अधूरी कविता और अधूरे चांद के साथ बाग में घास काट रही है एक औरत। एक कवि से उसका तादात्म्य कर देना, तदाकार कर देना, उसको उसके साथ एकाकार कर देना, निश्चित तौर पर मतलब रचनात्मक धुन में है, सृजन कर रही है। वह घास जरूर काट रही है, लेकिन वह उसमें बुनावट है, वो कुछ बना रही है, कुछ सिरज रही है, कुछ दूर का, आगे तक का ले जाने वाला स्थिर और स्थायी भाव भर रही है। तो कवि जैसे बेचैन रातों में कुछ बुन रहा होता है, जब करवट बदल रहा होता है, उस बेचैनी में, उस यातना में भी रचनात्मक मूल्यों की खोज कर रहा होता है, ये घास काटती हुई औरत अगले दिन का जुगाड़ कर रही है। दरअसल अगले दिन को जीने के लिए, बुनने के लिए, अगले दिन को और सकारात्मक तरीके से बनाने और सजाने के लिए वो श्रमशील है। बेहतरीन कविता। तीसरी कविता है अंधेरों के खिलाफ। ये कविता मुझे बेहद पसंद आई। शोधार्थियों, आप देखें कि हर वो कवि सच्चा है, ईमानदार है और अपने दायित्व के प्रति सतर्क है, सचेत है, जो अंधेरों से जूझ रहा है, जो अंधेरों से लड़ रहा है। नरेश शांडिल्य जी की ये पुरानी आदत है कि उनकी कविताओं में और उनके अपने व्यवहार में कोई फांक नहीं दिखता, कभी कोई अलगाव नहीं दिखता।
वे लगाव के कवि हैं, बसाव के कवि हैं। और उनकी कविताओं में आप गुस्सा देखेंगे, नाराजगी देखेंगे, बेचैनी देखेंगे, लेकिन वो पार करके, उन तमाम पड़ावों को पार करने के बाद बेशुमार दुआएं, आशीष और शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, शुभ आशंसा मौजूद रहती है। क्योंकि कविता उनकी उदासी की कविता नहीं है, निराशा की कविता नहीं है, ठहराव की कविता नहीं है, गति की कविता है। और नरेश शांडिल्य जी उम्मीद जगाते हुए कवि हैं। उनकी कविताओं में बाहरी तौर पर आप उस सैलाब को देखते हैं, उस बेचैनी को देखते हैं, लेकिन वो पार कर उस गहराई के साथ वो अपने सहृदय समाज को, अपने श्रोता समाज को, अपने तमाम सुनने वालों को दरअसल उस यातना से पार निकाल ले जाते हैं और उस क्षितिज की ओर दिखाते हैं जहाँ पर एक सुनहरा संसार उनका इंतजार कर रहा है। बावजूद बेशुमार दुआओं के मेरी ओर लगातार बढ़ रहा है अंधेरे का एक भयावह सैलाब, शह और मात की शतरंजी दहशत का एक बेचैन सा दबाव। दूसरी ओर हजारों बद्दुआओं के बावजूद मेरी मगज की भित्तियों में कहीं पलकें झपकता रहता है एक जुगनू। जुगनू, ये शब्द नरेश शांडिल्य जी को बहुत प्रिय है। ये जुगनू है जो दूसरों से प्रकाश नहीं पाता, स्वयं प्रकाशित है। ये जुगनू है जो घुप घनघोर अंधेरों से अकेला जूझ रहा होता है, टिमटिमा रहा होता है। जैसे अमावस की काली रात में आकाश में नन्हे नन्हे तारे अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, ये जुगनू इस घटाटोप अंधेरे में अपनी चमक, अपना स्वयं प्रकाश, दरअसल वो स्वयं प्रकाशित होकर उस अंधेरे से लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, जूझ रहे होते हैं। अंधेरों के खिलाफ अदब के साथ रह रह कर चमकता है मौन। ताज्जुब है उसकी खामोश और अदना सी मौजूदगी भी चर्चा का विषय है। माफिया अंधेरों की रोज रोज दिन रात आपात बैठक का। कैसा भी कितना भी हो प्रकाश, प्रकाश से डरता है अंधकार। कैसा भी, कहा ना कि एक निर्भीक, साहसी, ईमानदार, एक अदना सा व्यक्ति, एक तिनके सा व्यक्ति भी सम्राट की, शासक की, प्रशासक की नींद हराम कर सकता है। जो निर्भय है, ईमानदार है, कमिटेड है। नरेश शांडिल्य जी उसकी शिनाख्त कर रहे हैं और कहते हैं कि ये जुगनू की ताकत, ये स्वयं सिद्धा, स्वयं प्रकाशित होने की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि ये अकेले एकजुट होकर उन अपराधियों के संगठन को, उस समूह को भेदने में, उस घुप अंधेरे को तोड़ने में अपनी खामोशी से, अपनी चुप्पी से वो काम कर जाता है कि उसका दखल जो है दरअसल जो ओज तेज उसके भीतर का है, जो आंच उसके भीतर की है, उससे अंधेरा घबरा जाता है। अंधेरा कितना भी पसरा हुआ हो, कितना भी व्यापक हो, कितना भी फैला हुआ हो, उसको क्रूर ताकतें, हिंसक ताकतें, मजबूत ताकतें, अराजक ताकतें और बढ़ा रही हों, अंधेरे को और बल दे रही हों, लेकिन ये जुगनू जो निर्भीक है, साहसी है, स्वयं प्रकाशित है, ये जूझ रहा होता है और एक दिन उसमें कामयाब होता है। बेहतरीन कविता। सिर्फ अकेले में, सिर्फ अंधेरे में, सिर्फ अकेले में, सिर्फ अंधेरे में मुझे दिखता है एक आदमी जो इस धरती का नहीं लगता। मुझसे कहता है सिर्फ तुम, हाँ सिर्फ तुम ही बन सकते हो दूसरे सूरज। इस सूरज के बाद सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो ये और मंडल, ये सौर मंडल इस सूरज के मरने पर। सिर्फ तुम। मैं चांद की ओर देखता हूँ, चांद उस आदमी की हाँ में हाँ मिलाता है। धीरे धीरे धरती की गंध से फूलने लगता है मेरा सीना, मेरे तलवे महसूसने लगते हैं एक मजबूत अंतरिक्ष। सिर्फ अकेले में, सिर्फ अंधेरे में मुझे दिखता है एक आदमी जो इस धरती का नहीं लगता। ये संभावनाशील कवि ही देख सकता है। नजर तो सबके पास होती है, नजरिया
वो दूरदर्शिता से, वो आर पार देखने की जो उसकी कुवत है, काबिलियत है, वो ये तय करती है कि अंतरिक्ष के पार एक सौरमंडल में एक दूसरा सूरज होने की कल्पना, यानी जब इस सूरज को निगल जाएगा ये अंधकार, ये लगातार जो छल का प्रसार है, कलयुग का संसार है, और सब तरफ ढोंग, दुष्प्रचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये सब मौजूद है। इसके बीच अगर खुद को बचा लिया, खुद को सहेज लिया, संभाल लिया, अपनी ओज तेज, अपनी आंच को बचा लिया, नरेश शांडिल्य जी की ये कवायद है दरअसल कि उसे बचा लिया जाए। और जब उसे बचा लिया जाएगा तो वो इकलौता ऐसा होगा जो इस पूरे समूह से अलग दिखाई देगा। वो इकलौता ऐसा होगा कि अकेला ही है, भले अंधेरे में वो चिन्हा जा सकेगा, पहचाना जा सकेगा, जो इस दुनिया का नहीं लगता। इस समूह, इस हित समूह, जो लोगों के छोटे छोटे क्षुद्र स्वार्थ हैं और वो एकजुट हो लेते हैं अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए, इसका नहीं लगता वो। तो नरेश शांडिल्य जी कहते हैं कि मुझे दिखता है वो आदमी, मुझे वो संभावना दिखती है, मुझे कविता में वो धार दिखती है, और कविता वो हथियार बड़ी हथियार बनकर मौजूद होती है हमारे बीच, जो आर पार हमें दिखाती है और इस अपराधियों के संयुक्त परिवार में भेदन करती है। बेहतरीन कविता। शोधार्थियों, 5वीं कविता है परंपरा। जाने क्यों, बेहतरीन कविता है, ध्यान दीजिएगा। जाने क्यों किसी माँ के ही हिस्से में रह जाते हैं आंसू, ममता और चार दीवारी। जाने क्यों गुस्सा, अय्याशी और आजादी किसी बाप की ही बपौती है, जिन्हें वो अपनी छाती पर तमगों की तरह टांग कर चलता है। सच पूछो तो आदमी ने कभी भी परहेज नहीं किया अपनी जात से। आदमी ने औरत को हमेशा ही दबाया है, कभी हाथ से कभी लात से। ये सदियों से चली आ रही वंचना, यंत्रणा, यातना, शासन करने की, कंट्रोल पावर, नियंत्रण करने की, और अपने से कमजोर के दम खम को उखाड़ देने की, दम तोड़ देने की साजिश, षड्यंत्र। एक पुरुष होकर, निश्चित तौर पर एक पुरुष कवि अगर इसकी शिनाख्त कर रहा है, स्त्रियों पर हुए अत्याचारों की, स्त्रियों पर हुए साजिशों के, षड्यंत्र की, उनके अधिकारों से, उनको तमाम रोशनी से, आज़ादी से अलग रखा गया, हाशिए पर रखा गया। उन्हें नेपथ्य में ही क्यों रखा गया, उन्हें केंद्र में क्यों नहीं आने दिया। नरेश शांडिल्य जी कहते हैं कि ये जो दबाव है, ये जो सप्रेशन है, ये जो एक प्रेशर है, इस बलाघात से वो पनप नहीं पाती हैं, वे केंद्र में नहीं आ पाती। उन पर बोला बहुत जाता है, उन पर बदकही बहुत होती है, लेकिन बोलती हुई, बात करती हुई, आवाज उठाती हुई, सवाल करती हुई मुखर स्त्रियां इस समाज को पसंद नहीं आती हैं। तो जब एक पुरुष इस बात की शिनाख्त करता है शोधार्थियों, तो निश्चित तौर पर वो बहुत विराट हृदय का ही नहीं, एक विराट मस्तिष्क का, सोच का व्यक्ति है, और वो कवि दूर तक लेकर आपका साथ निभाता है। वो आपका छोटे छोटे पड़ाव में हाथ छोड़ नहीं देता, आपके मुकाम तक आपको लेकर जाता है शोधार्थियों। और वो हक की हर उस वंचित, बिना जात देखे, बिना लिंग देखे, बिना समुदाय देखे, हर उस वंचित, शोषित के साथ खड़ा पक्षधरता अपनी निभाता है, और उसके साथ खड़ा हुआ इस पुरुष सत्तात्मक समाज से लड़ और जूझ रहा होता है। बेहतरीन कविताएं, बहुत शुक्रिया।